हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, तो चलिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। इसमें हम जो मुग़ल काल के शासक हैं और उत्तर मुग़ल काल के जो शासक हैं उनके बारे में संक्षेप में एक बार स्टडी करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मुग़ल शासन की शुरुआत थी वो बाबर से हुई थी। तो वहाँ से शुरू करके लास्ट तक हम जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में बाबर व दिल्ली के लोदी सम्राट इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त कर दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा जमाया तथा इस प्रकार भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली गई और यहीं से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है। अपने न्यूनतम शासन की अवधि में बाबर ने भारत की संघर्षरत शक्तियों का दमन करते हुए अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई। यद्यपि पूर्ण रूप से बाबर इन कार्यों में सफल नहीं हो सका, जिस कारण ही उसके पुत्र हुमायूं को विशेष संकटों का सामना करना पड़ा। उसे अपने शासनकाल के मध्य में शेरशाह सूरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार के पश्चात वह कुछ समय के लिए दिल्ली से पलायन कर गया तथा पुनः शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसने अपनी सेना सहित दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसमें उसे विजय प्राप्त हुई तथा वह दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। इसके बाद अकबर शासक बना, जिसने अपनी योग्यता व दीर्घकालिक शासन व्यवस्था के बल पर साम्राज्य को स्थायित्व व सुदृढ़ता प्रदान की। उसने तात्कालिक शक्तियों के साथ दूरदर्शी व लाभकारी नीतियों का परिचय देते हुए मुगल साम्राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अकबर के पश्चात जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की स्थिति को बरकरार रखा तथा साथ ही साथ उसके यूरोपीय समुदाय से मधुर संबंध बने, जो मुगल साम्राज्य हेतु अंततः घातक साबित हुए। जहांगीर के पश्चात शाहजहां ने मुगल शासन के शासनकाल में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य शक्ति व वैभव की चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब ने भी मुगल साम्राज्य की पुरानी स्थितियों को बरकरार रखते हुए बीजापुर व गोलकुंडा को जीतकर तथा दक्षिण नीति को पूर्णतः प्रदान करते हुए मुगल साम्राज्य की स्थिति अधिकाधिक रूप से विस्तारित किया। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अत्यंत विशाल हो चुका था। पूर्वकालीन मुगल शासकों व औरंगजेब के समय में अर्जित विशाल मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण घातक साबित हुई, जो इस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे साम्राज्य की विशालता, उत्तराधिकार की निश्चितता का अभाव, शासकों की अयोग्यता, अमीरों की दलबंदी, अमीरों का चारित्रिक पतन, आर्थिक विशृंखलता, जागीरदारी प्रथा, सैनिक विघटन, मराठों का उत्कर्ष और विदेशी आक्रमण। तो ये सारे कारण उत्तरदायी थे मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। मुगलों में सिंहासन के उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। यद्यपि बाबर ने ज्येष्ठता का सिद्धांत क्रियान्वित करने का प्रयास किया, किंतु वह परंपरा के अनुकूल न होने के कारण सर्वमान्य न हो पाया। इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक राजा के पदासीन होने के पश्चात उसके भाई द्वारा उत्तराधिकार हेतु युद्ध होते रहे, जो अंततः जारी रहे। इसी के कारण जहांगीर के शासनकाल में शहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण कंदहार मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। मुगल प्रशासन निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। इस समय बादशाह प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था तथा वही साम्राज्य के समस्त उच्च
अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। इस कारण प्रशासन की सफलता और विफलता बादशाह के व्यक्तिगत चरित्र पर उसकी योग्यता निर्भर करती थी। मुगल सम्राट बाबर से लेकर औरंगजेब तक शासकों में योग्यता का अभाव न था। यही कारण था कि ये सभी मुगल साम्राज्य की गौरव पताका फहराने से न चूके। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासकों में कुशल प्रशासकों की कमी दिखने लगी और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह भोग विलासिता में इतना संलग्न था कि उसे प्रशासन तक की भी खोज खबर नहीं रहती थी। इसी कारण इसे शाह ए बेखबर कहा जाने लगा। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह को। इसका पहले भी मैंने आपको बताया था। इस प्रकार एक अन्य शासक जहांगीर शाह अपना पूरा समय लाल कुंवर नर्तकी के साथ व्यतीत करता था। फारूक शेर एक कायर बादशाह था तथा मोहम्मद शाह एक व्यसनी बादशाह की संज्ञा रंगीला से विख्यात हुआ। तो रंगीला पर भी प्रश्न बनता है। अहमद शाह एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने हरम से ही अवकाश नहीं मिल पाता था, जिस कारण वह कई सप्ताहों तक किसी पुरुष को भी नहीं देख पाता था। इस कारण इसके प्रशासन का कार्य जावेद खान नामक एक नपुंसक द्वारा संचालित किया जाता था। मुगल दरबार में अमीरों की दलबंदी इस साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इसका एक कारण यह भी था कि इस समय अमीरों की दलबंदी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी योग्य शासक नहीं था। इन अयोग्य शासकों के शासनकाल में मुगल दरबार तुरानी व ईरानी दलों में विभाजित था, जिसमें तुरानी सुन्नी मतावलंबी थे तथा इसके पितामह यह मध्य एशिया से आए हुए थे। इन्हीं दोनों दलों की आपसी रंजिश के कारण साम्राज्य को अभूतपूर्व क्षति उठानी पड़ी थी तथा अन्य विद्रोहियों से मुगल बादशाह का लोहा ले पाना कठिन हो गया था। मुगल साम्राज्य के पतन में दरबारों में स्थित अमीरों का चारित्रिक पतन भी सहायक साबित हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद आजम खां, राजा जय सिंह, फाजिल खां, जफर खां तथा राय रघुनाथ जैसे योग्य एवं स्वामी भक्त अमीरों का अभाव हो गया था। उत्तरकालीन मुगलों के काल में सवाई जय सिंह, जुल्फिकार खान, निजामुल मुल्क तथा खान दौरा आदि ऐसे अमीर थे जिनकी राजभक्ति संदेहास्पद थी तथा स्वार्थवश वे अपने ही हित साधन में सदैव प्रयत्नशील रहते थे। यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मुझे कमेंट मत करिएगा। प्रिंटिंग ही थोड़ा सा खराब हुआ है। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य में समृद्धि एवं वैभव का काल था। यद्यपि औरंगजेब के काल में भी मुगल साम्राज्य की आर्थिक दशा संतोषजनक थी, तथापि उसके उत्तराधिकारियों अर्थात पाश्चात्य मुगलों के शासनकाल में राजकोष के निरंतर रिक्त होने से गति कायम रही, जो अंततः अत्यंत दयनीय हो गई। बहादुर शाह के 4 वर्ष व 2 माह के शासनकाल में 13 लाख रुपए का जो कोष उसे प्राप्त हुआ था वह व्यय हो चुका था। जहांगीर शाह के शासनकाल में तो धनाभाव के कारण शाही कारखाने के सोने तथा चांदी के बर्तनों को बेचकर सैनिकों का वेतन चुकाना पड़ा था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य का आर्थिक ढांचा इतना छिन्न भिन्न हो चुका था कि उसके सिंहासनारूढ़ होने के 1.5 माह के पश्चात उसके पास कोई अच्छी सवारी नहीं रह गई थी जिस पर वह आसीन हो जुलूस के रूप में ईदगाह तक जा सके। मुगलों के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो अंततः उसके उत्तरकालीन शासकों के लिए घातक साबित हुई।
उल्लेखनीय है कि ये जागीरें मनसबदार को उनके वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। उक्त जागीरें परिवर्तनशील होती थी, जो सामान्यतः किसी मनसबदार के पास 3-4 वर्ष से अधिक नहीं रखी जाती थी, जिसके कारण ये जागीरदार कृषकों के हितों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। इस समय जागीरदारों का कृषकों से संबंध केवल प्रतिवर्ष भू राजस्व वसूल करने तक ही सीमित रहता था। ये जागीरदार भू राजस्व वसूल करने की कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए बाद में इजारे पर भूमि देने लगे थे। यद्यपि औरंगजेब द्वारा इसे रोकने की भरसक कोशिश की गई थी, परंतु इस क्षेत्र में वह सफल ना हो पाया। इस प्रथा का मुख्य दोष यह था कि इजारेदार कृषकों से अधिक भू राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि इजारेदार क्या था। तो इनको भू राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकार दिया जाता था। इसी के परिणाम स्वरूप औरंगजेब के शासनकाल में जाटों, सतनामियों व बुंदेलों के विद्रोह हुए, जो एक कृषक विद्रोही थे तथा इनका प्रमुख कारण आर्थिक शोषण था। मुगल साम्राज्य का सैनिक संगठन मुख्यतः मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित था। इस समय स्वयं बादशाह भी मनसबदारों की सेना पर ही निर्भर थे, जो कि अंततः एक दोषपूर्ण नीति साबित हुई। इस काल में प्रत्येक मनसबदार की एक सेना होती थी, जिसके सैनिकों की भर्ती वह स्वयं करता था। मनसबदारों के इन सैनिकों का वेतन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता था, जिसके कारण बादशाह व सैनिकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह गया था। यह स्थिति उत्तरकालीन मुगल काल के लिए घातक साबित हुई, क्योंकि इसके पूर्व के शासक इतने शक्तिशाली थे कि वे मनसबदारों पर अपनी स्थिति कायम कर चुके थे। उत्तरकालीन मुगल शासकों का इन मनसबदारों पर शाही नियंत्रण नहीं हो पाना, सैनिक शक्ति की क्षीणता व साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में नादिर शाह के 1739 ईस्वी में आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह को बेहद अपमानित होना पड़ा। उत्तरकालीन मुगलों को बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जिसमें आर्थिक कठिनाइयां मुख्य थी, क्योंकि उनका धन समाप्त हो गया था उनकी भोग विलासिता के कारण। इसके अतिरिक्त स्थायी सेना का अभाव, मराठों की छापामार नीति व यूरोप वासियों की पश्चिम युद्ध प्रणाली का सामना करना भी उनके लिए कठिनाईपूर्ण चुनौती थी, तो जिसके कारण इनका जो शासन था वो पतन की ओर चला गया। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है और कल से हम स्थापत्य कला और चित्रकला की स्टडी करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और ये वीडियोस मैं दिखा रही हूँ, इसमें 45 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।